हेलो बच्चों, आज हम अध्याय संस्कृति एवं विज्ञान के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में साहित्य पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्राचीन काल में साहित्य से। बच्चों, इस अध्याय में हम भारत के प्राचीन काल की संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में भारत में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला एवं साहित्य का काफी विकास हुआ, जिसके अवशेष प्राचीन काल की गौरव गाथा व्यक्त करते हैं। बच्चों, तो चलिए हम प्राचीन काल में साहित्य को चर्चा को जारी रखते हुए सबसे पहले वेद पे चर्चा करते हैं। बच्चों, वेद प्राचीनतम साहित्यिक कृति है, जिससे हमें आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। बच्चों, वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। प्राचीनतम काल में जो है इन वेदों का ज्ञान जो है वो मौखिक दिया जाता था, पर बाद में इनका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान की। तो बच्चों, यज्ञ और कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को जो है वो ब्राह्म्य साहित्य के नाम से जाना जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे उपनिषद पे। बच्चों, हमारे देश में कुल 108 उपनिषद हैं। इन उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। चूंकि ये उपनिषद जो हैं वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हुए अब पुराण पे चर्चा करेंगे। बच्चों, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे। हमारे देश में कुल पुराणों की संख्या 18 है और इनमें विष्णु, मत्स्य, वायु तथा भगवत पुराण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, 18 पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है और पुराणों से हमें नंद वंश, मौर्य, कुषाण, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्राचीन काल में साहित्य पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम महाकाव्य पे चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत में 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं, वो हैं रामायण एवं महाभारत। बात अगर हम करते हैं रामायण की, तो इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। वहीं पे महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया। बच्चों, प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता कहा गया था। बच्चों, इन 2 महाकाव्यों से हमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हैं और
चर्चा करेंगे बौद्ध एवं जैन साहित्य पे। बच्चों, इस काल में इनके अनुयायियों के द्वारा कई ग्रंथों की रचना की गई, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको त्रिपिटक कहा जाता है और ये पाली भाषा में है। बात अगर हम त्रिपिटक की करें तो त्रिपिटक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। बच्चों, विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधित नियमों का वर्णन है। वहीं पे सूतक पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मठ के दर्शन का वर्णन है। बच्चों, जिस साहित्य में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है, उसे जातक कथा कहते हैं और इसकी भाषा भी पाली है। बच्चों, बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवनी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हुए अब हम जैन साहित्य पे चर्चा करेंगे। बच्चों, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। बच्चों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। उसी प्रकार इनकी दूसरी साहित्य परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। आचार राम सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों का संग्रह है। वहीं पे भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन साहित्यों की जो भाषा है वो प्राकृत एवं संस्कृत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यात्रियों के विवरण पे। प्राचीन काल में कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है। इस प्रकार के साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका प्रमुख है। वहीं पे अगर हम बात करें हेवेनसांग, तो उनकी रचना थी सी यू की और अल-बरूनी की रचना तहकीक ए हिंद प्रमुख है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान के विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में कला एवं स्थापत्य में काफी परिवर्तन हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लौह स्तंभ पे। बच्चों, लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। बच्चों, यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है और इस लौह स्तंभ का जो निर्माण है वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। बच्चों, इस पे एक अभिलेख भी खुदा है जिसमें चंद्र नामक गुप्त वंश के एक शासक का वर्णन है। बच्चों, 1500 सालों से यह स्तंभ जो है खुली आसमान के नीचे खड़ा है, जिसने हर तरह के मौसम देखे, ठंड, गर्मी, बरसात आदि। लेकिन अभी तक इस स्टील पे एक भी जंग नहीं लगी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इमारतों पे। बच्चों, भारतीय इतिहास शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों से भरा पड़ा हुआ है, जिसमें विभिन्न स्तूप, मंदिर तथा इमारतें जो हैं इसके उदाहरण हैं।
स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप के आकार जो हैं भिन्न होते थे, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। बच्चों, इन डिब्बों में बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के कोई अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाली वस्तुएं या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। इसे जो है धातु मंजूषा कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की प्राचीन काल में साहित्य पे, जिसका रेफरेंस है भारत का इतिहास कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में साहित्य। इस पे हम चर्चा को जारी रखेंगे और झारखंड की स्थापत्य कला। तब तक के लिए धन्यवाद।